हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप खुल्लर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक चीफ एग्जीक्यूटिव। तो जैसा कि हमें पता है कि हर एक एक ऑर्गेनाइजेशन एक लैडर की तरह होती है, एक सीढ़ी की तरह होती है, जिसमें सबसे टॉप में हमें चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन हमें देखने को मिलती है। चीफ एग्जीक्यूटिव को हम मुख्य कार्यकारिणी कहते हैं, जिनको फॉलो करते हैं लाइन स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसी, यानी कि जो फर्दर सबॉर्डिनेट्स होते हैं जैसे क्लरिकल स्टाफ हो गया और भी बाकी सारे जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो इन्हीं को सपोर्ट करते हैं, इनकी डायरेक्शंस को ही फॉलो करते हैं। अलग अलग कंट्री में ये जो पोजीशन होती है चीफ एग्जीक्यूटिव की, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनको हम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अ कंट्री के नाम से भी जान सकते हैं। हर एक देश में जो चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन होती है, नेशनल लेवल पे भी देखने को मिलती है, स्टेट्स लेवल पे भी देखने को मिलती है और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमें देखने को मिलती है। यानी कि डिवीजन ऑफ पावर की बात की जाती है ताकि स्मूथली वर्किंग जो है वो हमें देखने को मिले। तो प्राइमरली जो इनके काम होते हैं मुख्य तौर पे चीफ एग्जीक्यूटिव के, उसमें हम देखते हैं कि फॉर्मुलेट पॉलिसी, यानी कि नीतियों का निर्माण करना, साथ ही साथ देखना कि जो भी इनके द्वारा नीतियां बनाई गई हैं अच्छे से उनका इस इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ, यानी कि अच्छे से लागू वो हुई है या नहीं हुई है। देन डिटरमाइन द गोल्स, गोल्स को निश्चित करना, प्लान्स तैयार करने, कौन सा काम पहले होना चाहिए, यानी कि प्रायोरिटी डिसाइड करनी। देन जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं वो लेने, और जो भी रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो, जो भी रिक्रूटमेंट होती है वो सही तरीके से हो, और अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में अच्छे से तालमेल बना के रखना, ये इनके मुख्य जो काम होते हैं उनमें हम इंक्लूड करते हैं। और साथ ही साथ लीडरशिप प्रोवाइड करना, सभी अपने जो स्टाफ कर्मचारी जो होते हैं इनके, उनको मोटिवेट रखना ताकि जो भी गोल अचीव करना होता है उनको अच्छे से वो अचीव कर सकें। तो एफिशिएंसी के लिए भी ये काम करते हैं और सभी को मोटिवेट रखना, ये भी इनके मुख्य कामों में हम आ जाता है। जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसको हम देश का पॉलिटिकल लीडर भी बोल सकते हैं, इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी बोल सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट का। यानी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन होती है, ये हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव देखने को मिलती है और पॉलिटिकल भी देखने को मिलती है। यानी कि इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक होती है पॉलिटिकल और दूसरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो अगर हम बात करें इंग्लैंड की, इंग्लैंड में जो क्वीन होती है उनको चीफ एग्जीक्यूटिव समझा जाता है, माना जाता है। भारत में देश के राष्ट्रपति को चीफ एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। स्विट्जरलैंड में फेडरल काउंसिल होती है, 7 सदस्यों की एक सभा होती है, उन सभी को चीफ एग्जीक्यूटिव माना जाता है। और यूएस की अगर बात की जाए तो उनके जो राष्ट्रपति होते हैं उनको चीफ एग्जीक्यूटिव माना जाता है। भारत और इंग्लैंड के केस में हम देखते हैं कि जो मुख्य कार्यकारिणी होते हैं वो 2 भागों में विभाजित होते हैं। एक हम बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, एक होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव यानी कि जो शक्तियों का सही में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि देश के हमारे प्रधानमंत्री और बाकी सारे मंत्रीगण। और दूसरी का तरफ अगर हम बात करें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, तो वो हमारे देश में होते हैं राष्ट्रपति और इंग्लैंड में होती है क्वीन। सो आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यकारिणी कितने प्रकार को ये हमें अलग अलग देशों में देखने को मिलते हैं। तो कई देशों में हमें देखने को मिलती है डिक्टेटरशिप, तानाशाही, यानी कि जो सत्ता होती है वो मिलिट्री के सहारे हथियाई गई होती है, कुछ एक व्यक्ति के द्वारा या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा सत्ता को हथिया लिया जाता है। बहुत सारे देशों में हमें लोकतंत्र देखने को मिलता है, जैसे कि भारत हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया एंड सो ऑन। और जहाँ पर लोकतंत्र होगा वहाँ पर 2 प्रकार की मुख्य तौर पे हमें सरकार देखने को मिलती है। जहाँ या तो हमें राष्ट्रपति प्रणाली देखने को मिलेगी या तो हमें संसदीय प्रणाली देखने को मिलेगी। एक एक्सेप्शनल केस भी होता है जहाँ पर हमें कोलिजिएट टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, यानी कि हम स्विट्जरलैंड की यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो ये मेनली हमें चीफ एग्जीक्यूटिव के टाइप्स देखने को मिलते हैं। तो मेनली हम ये 3 जो हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो यूएसए में हमें देखने को मिलती है, दूसरी होती है पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमें भारत में और यूके में देखने को मिलती है। और तीसरा है कोलिजिएट टाइप ऑफ गवर्नमेंट या कोलिजिएट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है। इनको हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं हम राष्ट्रपति प्रणाली वाला जो सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे यूएस की। यानी कि वहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव की जो पोजीशन है वो राष्ट्रपति के लिए होती है, वो वहाँ के मुख्य कार्यकारिणी होते हैं।
वहां पर मोंटेस्क्यू का एक सिद्धांत होता है। मोंटेस्क्यू ने एक थ्योरी दी थी सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में हम बात करते हैं शक्तियों का विभाजन। कौन सी शक्तियों का विभाजन? लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, यानी कि जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो अलग पर्सन के द्वारा होता है, और लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। और साथ ही साथ जब हम ये दो बात करते हैं, लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव की भी यहाँ पर हमें डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलती है, सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं उनके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, तो इसीलिए वो अपने देश की जो लेजिस्लेचर है उसके प्रति वो आंसरेबल नहीं होते। ऐसा माना जाता है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति है दैट इज द मोस्ट पावरफुल चीफ एग्जीक्यूटिव इन द वर्ल्ड। वो दुनिया में सबसे पावरफुल कार्यकारिणी है, क्योंकि इनका जो टेन्यूर होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि इनका 4 साल का जो टेन्यूर है वो पूरा करके ही अपना काम जाते हैं। यानी कि ये जो इनका टेन्यूर होता है ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। इंडिया जैसे केस में आप देखोगे कि अगर मान लो लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी है वो अगर खत्म हो जाए, तो प्राइम मिनिस्टर को, सारे मंत्रीगण को अपना जो पद है वो छोड़ना पड़ेगा। तो ये सिस्टम हमें देखने को मिलता है। इनकी जो इम्पीचमेंट है, यानी कि इनको जो रिमूव किया जाएगा, वो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज इनको रिमूव करना इतना आसान नहीं होता, यानी कि 2/3 मेजोरिटी के साथ इनको रिमूव किया जा सकता है। जो राष्ट्रपति होते हैं इनको सेक्रेटरीज सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और दे आर अपॉइंटेड बाय हिम एंड आर रिस्पॉन्सिबल टू हिम, यानी कि ये वहाँ की जो लोअर हाउस है या अपर हाउस है उसके प्रति ये जवाबदेह नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के ही प्रति ये जवाबदेह होते हैं। उसके बाद है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कैबिनेट एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि जहां पर कैबिनेट को मुख्य कार्यकारिणी का दर्जा दिया जाता है। भारत और इंग्लैंड में कैबिनेट को मुख्य कार्यकारिणी का दर्जा दिया जाता है। अब कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट होता है मंत्री। जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं उनको हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। एक्चुअली में मिनिस्टर्स मंत्री जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के हमें मंत्री देखने को मिलते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे जो बड़ी पोजीशन होती है मंत्रियों में, वो होती है कैबिनेट मिनिस्टर की। सभी जो मंत्री होते हैं उन सभी को बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल बोलते हैं। और जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर एंड सो ऑन। तो ये हमें देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जैसे कि भारत और इंग्लैंड में। तो यहाँ पर हमें कैबिनेट, ये हम इस गवर्नमेंट को हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जहाँ पे सिस्टम होगा वहां पे हमें एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन देखने को मिलती है। इस चीज में यहाँ पर एक नॉमिनल एग्जेक्टिव की पोजीशन होती है और दूसरी होती है रियल एग्जेक्टिव। नॉमिनल एग्जेक्टिव होते हैं देश के राष्ट्रपति, और रियल एग्जेक्टिव होते हैं देश के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, यानी कि जो सारे देश के मंत्री होंगे। और इंग्लैंड में जो नॉमिनल हेड की पोजीशन होती है वो क्वीन की होती है। तो इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे नॉमिनल हेड जो होते हैं इनको टिटुलर अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है। रियल अथॉरिटी को हम कैबिनेट अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं। और भारत जैसे देश में या इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं कैबिनेट के। ठीक है, इसीलिए इनको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। तो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम government is constituted by the majority party or combination of parties forming a coalition, यानी कि जहां पर संसदीय प्रणाली होगी वहां पर आप देखोगे कि जो सरकार बनती है वो बहुमत से बनती है। कहाँ पे बहुमत? जो लोअर हाउस होता है वहां पर जो एमपीज होते हैं उनको जिस सरकार के द्वारा या कुछ सरकारें आपस में मिलकर गठबंधन कर लेती हैं, उनका जो गठबंधन होगा अगर 50% सीट्स जीतता है इलेक्शंस में, चुनाव में, तो तब उनकी सरकार बनती है। तो ये सिस्टम की यहाँ पे बात की जा रही है। देन हम देखते हैं कि पर्सन सो समवन इज डेजिग्नेटेड एज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही चूजेस हिज टीम। राष्ट्रपति जो भी पॉलिटिकल पार्टी या कोalition 50% से ज्यादा सीट्स जीतता है वो अपनी सरकार बनाते हैं। उन्हीं की सरकार में से एक व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। आगे जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो क्या करते हैं कि सारे अपने मंत्रीगण जो होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन उनका मिनिस्टर होगा, कौन सा डिपार्टमेंट किस मिनिस्टर को, किस व्यक्ति को दिया जाएगा, किसको बाद में ये रीशफल, अगर किसी को ये रीशफल करना चाहते हैं तो
रीशफल भी कर सकते हैं। अगर मान लो किसी को उसकी पोजीशन से हटाना चाहे किसी मिनिस्टर को, तो वो भी हटा सकते हैं। तो ये हमारे देश में या इंग्लैंड में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे कोलिजिएट टाइप ऑफ एग्जेक्टिव। तो ये जो सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमें पुराने टाइम में ही देखने को मिलता था, यानी कि एंशियंट टाइम पीरियड में ही देखने को मिलता था। उदाहरण के तौर पे यूरोपियन कंट्रीज की उदाहरण है एथेंस, स्पार्टा, रोम, फ्रांस एंड सो ऑन। तो वहां पर ये सिस्टम हमें देखने को मिलता था। मगर प्रेजेंट टाइम में एक देश है स्विट्जरलैंड, वहां पर आज भी हमें ये सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि जिसको एक मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं या कोलिजिएट टाइप ऑफ एग्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी सरकार में, यानी कि कोलिजिएट टाइप ऑफ एग्जेक्टिव में हमें दोनों तरह के फीचर्स, यानी कि पार्लियामेंटरी के फीचर्स और प्रेसिडेंशियल के फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि स्विस स्विस फेडरेशन में एक कमीशन होता है 7 पर्सन का, जिसको बोला जाता है फेडरल काउंसिल। तो ये जो कमीशन होता है फेडरल काउंसिल, इनका जो कार्यकाल होता है ये 4 साल का होता है। अपना ये 4 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। एक्चुअली इनके देश में जो राष्ट्रपति की पोजीशन है वो सभी के लिए होती है, यानी कि ये जो सात व्यक्ति ये जो 7 व्यक्ति हैं, सातों के सातों ही राष्ट्रपति कहलाते हैं। और इन सातों में से एक व्यक्ति जो होते हैं, उन 7 के एक चेयरमैन कहलाते हैं। अदरवाइज़ उनको स्पेशल कुछ प्रिविलेजेस नहीं होते, बस इतना होता है कि वो 7 के हेड हैं, बट अदरवाइज़ सातों के साथ जो हैं, उनकी जो पोज़ीशन है दैट इज़ इक्वल टू प्रेज़िडेंट ऑफ देयर कंट्री। तो इस तरीके का एक सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे the most important part of this lecture, that is functions of the chief executive। functions, power, position, कोई भी क्वेश्चन आए आपने यही लिखना है। तो जो मुख्य कार्यकारिणी होते हैं, अब दिमाग में आप रख सकते हो कि हम बात करें यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री की, हमारे देश के जो मंत्री हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें स्टेट लेवल की, तो हम बात करें यहाँ पे सीएम की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो जो भी इनको शक्तियाँ दी जाती हैं, वो देश के संविधान के द्वारा इनको दी जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इनके काम होते हैं, वो इनके द्वारा किए जाते हैं। तो सेंटर में पीएम और उनके मंत्री, स्टेट में सीएम और उनके मंत्री, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम देखते हैं कि डिविजन्स ऑफ पावर आजकल हमें देखने को मिलती है, यानी कि म्युनिसिपैलिटीज़ देखने को मिलती है, पंचायतें देखने को मिलती हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इनके जो पॉलिटिकल फंक्शंस होते हैं, वो क्या-क्या होते हैं। पॉलिटिकल फंक्शंस जो होते हैं, उसमें इनका मेन काम ये होता है कि इनको जो एक तो पॉलिटिकल सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट है, तो तभी ये सभी को आगे लेके बढ़ेंगे। अदरवाइज़ इनकी जो एक्सेप्टेंस होगी चीफ एग्ज़ीक्यूटिव की, वो हमें नहीं देखने को मिलेगी। सभी उनके साथ, सभी उनके विचारों के साथ सहमत नहीं होंगे। तो पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, अगर वो चाहते हैं कि जो अपनी पोज़ीशन है, उस पे कंटिन्यूअसली वो काम करते रहें। डेमोक्रेसी की भी एक्चुअली में ये पहचान होती है कि सभी लोगों को साथ में लेके आगे चलना। सो इट इज़ हिज रिस्पांसिबिलिटी टू लीड द नेशन बाय पुटिंग फोर्थ न्यू पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। नई-नई पॉलिसियाँ बनानी है, नीतियों का निर्माण करना है, ये इनकी ज़िम्मेवारी होती है, इनका दायित्व होता है, देश को आगे लेके जाना। साथ ही साथ प्रोवाइड इट गुड लीडरशिप, देश को अच्छी लीडरशिप दिलवानी, साथ ही साथ कीप अ वॉच ऑन द पल्स ऑफ द लेजिस्लेचर, जो हमारे देश की कानून बनाने वाली सभा होती है, उनके ऊपर नजर रखनी कि वो सही से काम कर रहे हैं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य। तो इनको देखो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का मुखिया बोला जाता है। इनकी जो एक ही एंजॉयज अ कंसीडरेबल प्रेस्टीज, इनकी जो पावर होती है, पोजीशन होती है, प्रेस्टीज होती है, वो सबसे अलग होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इनका जो बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है, वो ये होता है कि सभी के बीच में तालमेल बना के रखना, ताकि जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, देश है, जो अपना टारगेट है, उनको वो पूरा कर सके। देन इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ मेन, जो लोग होते हैं वो शामिल होते हैं, पैसा लोगों का शामिल होता है, मटेरियल, इन सभी के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखना, सो दैट जो गोल हमने अचीव करना है, उसको ईज़िली अचीव कर सकें। देन लूथर गुलिक ने यहाँ पर पोस्ट कोड का एक एक्रोनियम दिया है, जिसमें वो बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कौन-कौन से होते हैं। तो उन्होंने ये फंक्शन बताए हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। मार्शल
डिमॉक जो है, इन सभी जो पोस्ट को हैं, इनको एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो सारे काम होते हैं, इनको हम ट्रबल शूटर के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आने के एग्जाम में हमेशा पूरे-पूरे चांसेस रहते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव के कौन-कौन से काम होते हैं, व्हाट इज़ द ड्यूटीज ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज़ द पावर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। तो उसमें आपने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट का फंक्शन, तो उसमें हम जैसे देख सकते हैं कि सबसे पहले आता है प्लानिंग, यानी कि जो भी आप काम करना चाहते हो उसको एक आउटलाइनिंग दो कि हाँ, क्या-क्या काम होगा, किस तरीके से काम होगा, यानी कि मन में आप सोचो कि किस तरीके से आपके द्वारा काम किया जाएगा। देन उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अपने दिमाग में लेने की कोशिश करो, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर। अब उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। देन स्टाफिंग, स्टाफिंग में हम देखते हैं कि ट्रेनिंग की बात की जाती है कि स्टाफ को ट्रेनिंग देनी, उनके लिए ऐसी कंडीशंस बनानी कि वो अच्छे से काम कर सके, जो टारगेट होगा कंपनी का वो अचीव किया जा सके। देन डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में हम बात करते हैं कि टास्क ऑफ मेकिंग डिसीजन, जो डिसीजन लेने का काम होता है, डायरेक्शन देनी, हिदायतें देनी, लोगों से काम करवाना, अपने एम्प्लॉइज होते हैं उनको बताना कि क्या-क्या आपने करना है, किस हद तक, किस दायरे तक आपके पास पावर है और उसका इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है। देन कोऑर्डिनेटिंग, सभी के बीच अच्छे से तालमेल बना के रखना है और जो टारगेट होता है वो तभी अचीव हो सकता है जब सभी के बीच में अच्छा तालमेल हमें देखने को मिलेगा। देन रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग में हम बात करते हैं कि जो भी काम किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, कंपनी के एम्प्लॉइज के द्वारा, सबॉर्डिनेट्स के द्वारा, वो सभी काम जो टॉप पर बैठे हुए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यकारिणी, उनको पता होना चाहिए कौन से रिसर्च वर्क हो रहे हैं, कौन से रिपोर्ट उनके पास पड़े हैं, कौन सी इंस्पेक्शन चल रही है, कहाँ पे काम किस तरीके से चल रहे हैं, इनको हम रिपोर्टिंग में इंक्लूड करते हैं। एंड देन बजटिंग, बजटिंग में हम बात करते हैं कि जहाँ पे भी जितना पैसा लग रहा है, उस सभी चीज़ का एक ढाँचा तैयार किया जाना चाहिए सो दैट मतलब उसके ऊपर जो हमारी एक फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, उनको देखते हुए ही हम पैसा खर्च सकते हैं। अगर मान लो किसी की जेब में ₹100 हैं, तो वो कैसे मतलब 1 लाख खर्च सकता है। हर एक को अपना दायरा पता होता है। तो वो यानी कि हम उसको बजट का नाम देते हैं, यानी कि बजटिंग करके काम किया जाना चाहिए। सेकंड है फॉर्मुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, प्रशासनिक नीतियों का निर्माण करना। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में एक ये भी होता है कि जो आपके प्रशासन है, उनमें आप अच्छी नीतियों का निर्माण करो। समय-समय पर जैसी भी नीतियों की ज़रूरत होती है, उनका निर्माण होना चाहिए और जैसी भी डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, वो जो मुख्य कार्यकारिणी होते हैं, उनके द्वारा दी जाती हैं। कुछ ऐसी हिदायतें होती हैं, जो लिखित रूप में दी जाती हैं, कुछ ऐसी हिदायतें होती हैं, जो बोल के बता दी जाती हैं और कुछ ऐसी हिदायतें होती हैं, जिनके ऊपर कानून बनाने की ज़रूरत होती है। तो सभी के अकॉर्डिंगली काम किया जाता है, यानी कि इन सभी को हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ में इंक्लूड करते हैं। एंड देन डिसाइडिंग द डिटेल्स ऑफ ऑर्गनाइजेशन, कोई भी एक ऑर्गनाइजेशन होती है, एक संस्था होती है, उसमें देखिए जो एक संस्था को बनाने का जो काम होता है वो मुख्य तौर पे हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर का होता है, यानी कि जो हमारे देश की कानून बनाने वाली संस्था होती है, वो बनाती है डिपार्टमेंट, कमीशन, कॉर्पोरेशन एंड सो ऑन। मगर उनको उनके कौन-कौन से काम होंगे, उनके अच्छे से काम उनसे अच्छे काम निकलवाना, कौन-कौन से उनके पावर होंगी, फंक्शंस होंगी, ड्यूटीज़ होनी, ये सारे काम जो होते हैं, ये चीफ एग्ज़ीक्यूटिव के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। इवन जो चीफ एग्ज़ीक्यूटिव होते हैं, उनके पास इतना भी अधिकार होता है कि वो एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी भी बना सकते हैं और जो एक एजेंसी ऑलरेडी एक्जिस्टेंस में है, उसमें अगर वो बदलाव करना चाहें, तो उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। बदलाव का मतलब उसमें सुधार भी कर सकते हैं, जैसी समय की ज़रूरत होती है। एंड देन अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ पर्सोनल, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में एक ये भी होता है कि जो भी स्टाफ की नियुक्ति होती है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव के द्वारा होती है। बड़े-बड़े जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, बड़े-बड़े पद जो होते हैं, आईएएस ऑफिसर देखते हैं, पीसीएस ऑफिसर होते हैं, तो उनकी जो नियुक्ति होती है, वो इन्हीं के द्वारा होती है। एंड देन रिमूवल, अगर इनको लगता है कि कोई अच्छे से काम नहीं करता सिविल सर्वेंट, तो उसको ये रिमूव भी कर सकते हैं, उनकी ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यानी कि ये सारी पावर भी मुख्य कार्यकारिणी के हाथ में होती है। एंड देन कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज, जो भी कार्यकारिणी के काम होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, हम हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बीच में अच्छे से एक यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं,
जब तक सभी के बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो आप मान के चलो कि जो आपके डिज़ायर्ड गोल होते हैं, वो आप अचीव नहीं कर सकते। तो इन ऑर्डर टू अचीव अ टायर्ड गोल, यू हैव टू मेंटेन अ गुड लेवल कोऑर्डिनेशन। अच्छे स्तर का एक कोऑर्डिनेशन सभी अलग-अलग एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स के बीच में होना चाहिए। एंड देन इश्यूइंग डायरेक्टिव्स, प्रोक्लामेशंस, ऑर्डर्स एटसेट्रा। जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनका यही काम होता है कि सभी जो अलग-अलग इनके विभाग के कर्मचारी होते हैं, उनको डायरेक्शंस देना, यानी कि उनको हिदायतें देना, उनको उनका दायरा बताना, ऑर्डर समय-समय पर निकालते रहना, टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज कन्फर्म टू द स्टैट्यूटरी प्रोविजन, सर्कुलर एटसेट्रा। समय-समय पे जो भी काम बनता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो सभी को बताते रहते हैं, सो दैट कि जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारी संस्था जहाँ तक पहुँचना चाहती है, वहाँ तक हम पहुँच सकें। एंड टू हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल। और जो भी हमारे वर्कर होते हैं, सहायक होते हैं, सबॉर्डिनेट होते हैं, उनको बताया जाता है कि उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना, और कौन-कौन से उन्होंने अपने काम में सुधार करने हैं। एंड देन पब्लिक रिलेशन। किसी भी संस्था ने अगर सक्सेसफुली काम करना है, तो उसके लिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है कि जो पब्लिक है, उनके साथ भी अच्छे संबंधों को बना के रखें, ताकि लोगों तक जो एक मैसेज है वो अच्छा पहुँचे, जो भी उनके द्वारा काम किया जा रहा है, वो लोगों तक पहुँचना भी चाहिए। उदाहरण के तौर पे कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, वो पूरी कोशिश करता है कि प्रेस के साथ उनके अच्छे रिलेशंस हों, इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस हों, वोटर्स जो होते हैं, यानी कि आम नागरिक जो देश के हैं, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशन हो, साथ ही साथ लेजिस्लेचर यानी कि कानून बनाने वाली जो संस्था है, उनके साथ भी उनके अच्छे रिलेशन हो। सो दैट सभी को जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनके ऊपर विश्वास बना रहे और जो भी उनके द्वारा काम होगा, उनके साथ अपनी सहमति ज़ाहिर करें। एंड देन फाइनेंशियल फंक्शंस। तो वित्तीय कार्य भी बहुत सारे होते हैं कि जो एक देश का बजट जो होता है, उसमें कितना पैसा कहाँ पर खर्च होगा, ये भी देश के मुख्य कार्यकारिणी का ही कार्य होता है। यानी कि जो भी पैसा है सरकार के पास, वो सही तरीके से खर्च होना चाहिए, वेरी केयरफुली, और कहीं पे भी मतलब उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। और इसको हर एक संस्था के एक नर्व भी बोला जाता है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है फाइनेंशियल कंडीशंस, किसी देश के लिए भी और किसी संस्था के लिए भी, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। देन मेंटेन्स अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। जो मुख्य कार्यकारिणी होते हैं, उनकी ये ज़िम्मेवारी भी होती है कि वो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। होता ये है कि मान लो अगर एक काम है, एक डिपार्टमेंट की तरफ से रुक रहा है, तो उस डिपार्टमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करे इश्यू को, सो दैट जो भी प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कशन डिस्कशन के साथ उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मान लो एक रेलवे ट्रैक है, तो उसके ऊपर से अगर सड़क का ब्रिज जाएगा, वहाँ पे फ्लाईओवर बनता है, तो वहाँ पे रेलवे की भी परमिशन चाहिए। तो इन दोनों के बीच में अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, तो आप मान के चलो कि वहाँ पे बहुत जल्दी से काम होते हुए हमें देखने को मिलेगा। अगर कम्युनिकेशन गैप होगा, तो आप मान के चलो जो छोटे-छोटे काम हैं, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हमें डिले देखने को मिल सकती है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, सही टाइम पे पास होती रहनी चाहिए। जो हमारे सुपीरियर हैं, यानी कि जो हर एक डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, उनको अपने सबॉर्डिनेट्स को भी सही समय पे इन्फॉर्म करते रहना चाहिए। एंड देन डेवलपिंग एनवायरमेंटल लिंकेजेस, यानी कि एक इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना विच आर पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन, जहां पर एक अच्छे स्तर की इंटरेक्शन हो। दीज लिंकेजेस वुड प्रोवाइड द सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। सभी को वहां पर जिस तरह की भी जरूरत होगी सपोर्ट की, वो सभी को मिले। जिस तरह के भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, वो भी उनको समय समय पे मिलते रहने चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम बात कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू डेवलप लिंकेजेस विद फॉरेन कंट्रीज। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या किसी भी देश के मुख्य कार्यकारिणी होते हैं, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम ये होता है कि जो दूसरे देश के मुख्य कार्यकारिणी हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखें। अपने देश के जो लोग हैं, उन तक अपने विचार सही शब्दों में प्रस्तुत कर सके, सो दैट उनके लोग जो हैं, उनके ऊपर विश्वास बना सकें। जो भी देश के इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, उनके साथ भी अच्छे संबंध बना के रखें। और जो हमारे देश की जो पॉलिटिकल एलीट क्लास होती है, जो बड़े-बड़े नेता होते हैं, उनके साथ भी अपने विचार
साझा करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट इज इनिशिएटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट। अब हम देखते हैं कि समय समय के साथ हर एक डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बदलती रहती है। तो ये जो बदलाव है इसको एक्सेप्ट करना ही समय की सही जरूरत होती है, और अगर हम नहीं वो बदलाव को एक्सेप्ट करते तो हम जो ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से इम्प्रूव करना है, उसमें डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली होती रहे, उसमें जो रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, जैसा हम आउटपुट आउटपुट की एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो भी बदलाव चाहिए किसी भी प्रशासनिक ढांचे में, उनको समय के साथ-साथ करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 12, सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर इंटरनल मैनेजमेंट। तो कोई भी हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे, उनकी ये ज़िम्मेवारी बनती है कि जो भी कामकाज किया जा रहा है, उनके ऑफिस के वर्कर्स के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, उनके ऊपर एक कड़ी नज़र भी रखी जाए, सो दैट सभी का उनके ऊपर विश्वास बना रहे, और साथ ही साथ उनको एक डर वाली फीलिंग भी होनी चाहिए कि अगर वो सही समय पे काम नहीं करेंगे तो उनके ऊपर बड़े एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है सुपरविज़न, उनका ध्यान रखा जाए, कहीं वो अपने पोज़ीशन का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। वन ऑफ हिज़ वेरी इंपोर्टेंट टास्क इज़ सुपरवाइज़, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गनाइज़ेशन। जो भी उनकी ऑर्गनाइज़ेशन है चीफ एग्ज़ीक्यूटिव की, उनको अच्छे से सुपरवाइज़ करें। सुपरवाइज़ यानी कि एक तरीके से अ, जैसे हम देखते हैं मोहल्लों में एक चौकीदार का जो काम होता है, रात को हर वक़्त इन्विजिलेट रहना कि कोई मतलब गलत पर्सन एंटर ना कर पाए। देन उनको सही-सही समय-समय पर डायरेक्ट करते रहना, और उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको ध्यान रखना। और नेक्स्ट पॉइंट है एज़ अ लीडर। तो देश के जो मुख्य कार्यकारिणी होंगे, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और बाकी सारे मंत्रीगण, उनको हम एक लीडर के रूप में भी देखते हैं। वो हमें एक लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, जो कि पूरी जो हमारी एक प्रशासनिक मशीनरी होती है, उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन का काम करती है, एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए भी वो जाने जाते हैं। उनको देख के ही सारे आगे बढ़ते हैं, उनसे ही वो प्रेरित होते हैं। तो इस चीज़ को भी अच्छे से हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारे देश के मुख्य कार्यकारिणी हैं, उनके आइडियाज़ जो हैं, वो इस तरीके से हो कि सभी उनसे प्रेरित हों, यानी कि हर एक के मन में हार्ड वर्क की एक फीलिंग आनी चाहिए, एक लॉयल्टी की तरफ सारे लोग आगे बढ़े, इस तरीके से उनको काम करना चाहिए। हर एक जो व्यक्ति है अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करे, और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, हमेशा कोशिश करता रहे। एंड देन हम देखेंगे कि जो भी रिक्वायर्ड गोल होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के, वो हमें फुलफिल होते हुए देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर।